हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 5 निर्देशांक भूमिति में प्रकरण प्रश्न संग्रह 5 का आखिरी सवाल 21वां देखेंगे। ऐसे तो आखिरी सवाल 22वां है, लेकिन 22वां पोर्शन में डिलीट है, क्वेश्चन कैंसिल किया गया है। ये मार्किंग मैंने यहाँ किया है। तो 21वां प्रश्न हम देखते हैं क्या है। वैसे तो प्रकरण प्रश्न संग्रह 5 में जितने भी प्रश्न हैं वो सब अलग अलग प्रकार के हैं और सब महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन 3, 4, 5 में जरूर पूछे जाएंगे। तो हम क्वेश्चन 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 में समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक ए जिसका निर्देशांक 5, 6, बी जिसका निर्देशांक 1, ऋण 2 और सी जिसका निर्देशांक 3, ऋण 2 है। 3 निर्देशांक दिए गए हैं, क्योंकि चतुर्भुज में 4 नाम होते हैं तो 4 निर्देशांक होने चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में 3 दिए हैं और चौथा बिंदु डी के निर्देशांक के सभी संभव जोड़ियां ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ये ऐसा वाक्य क्यों बोला गया है कि सभी संभव जोड़ियां? क्योंकि जब हम ये त्रिभुज चतुर्भुज बनाएंगे तो उसका चौथा बिंदु नहीं है, तो चौथा बिंदु किस जगह पर होगा वो दिशा के हिसाब से है। तो उसको हमें चारों एंगल, चारों तरफ सोच के वो डी बिंदु सोचना है कि अगर 3 बिंदु यहाँ हमारा है, जैसे कि यहाँ डायग्राम बना है, 3 बिंदु पर लेकर हमने त्रिभुज बनाया। हम जानते हैं कि 3 और एक ही बिंदु से त्रिभुज बनता है, तो सबसे पहले ये त्रिभुज बना लेना है और फिर स्केल की सहायता से हमें ये देखना है कि ये भुजा के समांतर, यहाँ अगर बिंदु डी है तो इस भुजा के समांतर ही होगा सी डी, उसको मिलाना है, ऐसे मिलाना है। तो ये समांतर चतुर्भुज ए बी डी 1 सी तैयार हो गया हमारा। और अगर ये यहाँ पर नहीं है तो ये इसके लिए इस तरफ हम ले रहे हैं, तो इस भुजा के समांतर देखना है, समांतर जाए तो ये हम D2 लिखे हैं, ठीक इसके समांतर आ रहा है और ये चतुर्भुज बन रहा है ए सी डी D2। और अगर वो वहां नहीं है तो इस तरफ हो सकता है, तो इस तरफ जब होगा तो इस भुजा के समांतर होगा। तो इस तरह से स्केल रखकर ये बनाना है। ये जो खंडित रेखा है ये हमने जुड़ी हुई लाइन से तो 3 से त्रिभुज एबीसी बना दिया, लेकिन D1, D2 और D3 परफेक्ट कहाँ होगा ये लेने के लिए हमें स्केल से समांतर भुजा, इसके समांतर ये लेंगे यहाँ पर, तो ये D3 यहाँ हो सकता है क्योंकि इससे बना हुआ चतुर्भुज ABC D3, ये समांतर चतुर्भुज यहाँ दिख रहा है और एक समांतर चतुर्भुज यहाँ दिख रहा है और एक समांतर चतुर्भुज यहाँ दिख रहा है। तो वो किसी भी जगह पर ये डी हो सकता है, जहाँ भी होगा वो एक समांतर चतुर्भुज बनाएगा। लेकिन बनाने के लिए हमें पहले स्केल का उपयोग करके इस तरह से ये एक लाइन खींचना है, फिर इस तरह से एक लाइन खींचना है और ये एक लाइन खींचना है खंडित रेखा में। तो वो हमें वो दिशा बताएंगे कि, और जब हम खींच लेंगे तो हमें चतुर्भुज दिखाई देना चाहिए, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम बनेगा आधे नंबर के लिए। और साथ में क्वेश्चन में हमारा जो किताब में क्वेश्चन दिया है वाक्य थोड़ा सा अधूरा लिखा है, तो उसको ठीक कर लेना है इस तरह से। चौथे बिंदु डी के निर्देशांक की सभी संभव जोड़ियां ज्ञात करो। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डी यहाँ ले लें और इसी तरफ का उत्तर निकाल लें, क्योंकि डी तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यानी तीनों जगह का हमें निर्देशांक डी का बताना है। अगर यहाँ हुआ तो क्या निर्देशांक होगा, यहाँ होगा तो क्या होगा और यहाँ होगा तो क्या होगा। अब हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर मैं चतुर्भुज ए बी डी 1 सी D1 यहाँ पर है तो इसको समांतर चतुर्भुज बोलूंगी। क्यों बोलूंगी? क्योंकि दत्त दिया ही है कि जैसे तुम डी लोगे वो समांतर चतुर्भुज तैयार होगा। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? सर्वांगसम होती हैं। तो ये मैंने इसको सर्वांगसम कर दिया, AC सर्वांगसम है BD1। मैं एक ही भुजा जोड़ी में ले रही हूँ जहाँ पर D से संबंधित है। अब नेक्स्ट ये ले लिया, इसको मैंने लिख दिया। दूसरा मैं चलूंगी दूसरे चतुर्भुज पर, जहाँ दूसरा वाला संभव हो सकता है कि D2 यहाँ पर है, D वाला बिंदु यहाँ पर है, तो ACB D2 एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो क्या होगा कि इसकी ये सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम हो जाएंगी, AC सर्वांगसम हो जाएगा BD2। तो अब दोनों समीकरण में तुमने ध्यान दिया कि AC कॉमन है, AC कॉमन होने से क्या होगा, हमें ये फायदा मिलेगा कि BD1 बराबर हो जाएगा BD2। तो इससे अर्थ क्या निकला? इससे अर्थ ये निकला
कि बिंदु बी जो है D1 D2 रेख का मध्य बिंदु है। तो जिस तरह से हमने इस लाइन में सिद्ध किया कि बिंदु बी रेख D1 D2 का मध्य बिंदु है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी सिद्ध कर सकते हैं। ये चतुर्भुज लेकर, ये चतुर्भुज और ये चतुर्भुज लेकर हम सिद्ध कर सकते हैं कि बिंदु सी रेख D1 D3 का मध्य बिंदु है। उसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं ये वाला चतुर्भुज लेकर और ये वाला चतुर्भुज लेकर बिंदु ए रेख D2 D3 का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब है कि हमें आगे बढ़ने के लिए इस सवाल में मध्य बिंदु सूत्र लगाना होगा। तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और D1 D2 D3 का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। जो ये मध्य बिंदु सिद्ध करने का जो तरीका है वो हम एक ही बार यहाँ हल करेंगे, बाकी इन दोनों के लिए हम इसी प्रकार लिख देंगे। तो इसी तरह से हम शुरू करते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमें मध्य बिंदु लगाना है और इनके निर्देशांकों को प्राप्त करना है। तो चलो शुरू करते हैं। जो मुख्य बात मैं समझाई वो लिखना है, ये 3 जरूरी, इस पर आधा नंबर मिलेगा कि कैसे हम मध्य बिंदु सिद्ध करते हैं। लेकिन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बिंदु सी और बिंदु ए पर नहीं लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखते हैं कि चतुर्भुज AC D1B एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए AC सर्वांग हो गया BD1। कारण लिखेंगे एक से समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं तथा चतुर्भुज ACBD2 भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसका कारण हमने लिख दिया दत्त। इसलिए AC सर्वांग हो गया BD2। कारण होगा समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं। हम मिला देंगे, इसलिए AC कॉमन आ गया, तो इसलिए BD1 सर्वांग हो गया BD2। कारण होगा 2 और 4 से। इसलिए बिंदु B रेख D1 D2 का मध्य बिंदु है। कारण होगा 5 से। इसी प्रकार हम ये लाइन भी लिख सकते हैं, तो हल करने की जरूरत नहीं है, इसको लिख के ले लेते हैं। इसी प्रकार बिंदु C रेख D1 D3 तथा बिंदु A रेख D2 D3 का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। कारण लिखेंगे इसका 6 से। जैसे हमने सिद्ध किया है वैसे ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो सारे मध्य बिंदु आ चुके हैं। तो चलो हल करना शुरू करते हैं। हम मध्य बिंदु सूत्र ही लगाना है, बारी बारी से यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। ये हमारा XY है और ये हम जोड़कर निकालेंगे। तो चूंकि सवाल बड़ा होगा तो डायरेक्ट हम इसका लिखने जाते हैं मान। यहाँ पर नंबर 8 पर 1 बराबर, ये B का X है और ये Y है, तो 1 बराबर होगा X2 प्लस X1 बटे 2। सवाल बड़ा ना हो इसलिए हम लोग डायरेक्ट मान पर जा रहे हैं। और दूसरा उसका Y निर्देशांक क्या होगा, -2 बराबर Y2 प्लस Y1 बटे 2। कारण लिखो मध्य बिंदु सूत्र से।
तिर्यक गुणा करके यहाँ लिखते हैं 9वें नंबर पर 2 एकम 2 बराबर x1 प्लस x2, एक समीकरण आ गया। और 10वें नंबर पर ये तिर्यक गुणा का ये दिखा देती हूँ चिन्ह, ताकि आसानी से समझ में आए। ये तिर्यक गुणा डायरेक्ट हमने कर दिया है, तो -2 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा नंबर 10 पर, इसलिए -4 बराबर है y1 प्लस y2। ये दो समीकरण आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र लगाते हैं। तो 3 जो हमारा x है, ऋण 2 y है, तो x के लिए हम x3 और x1 को जोड़कर बटे 2 करेंगे, और ऋण 2 के लिए हम y3 y1 को जोड़कर बटे 2 करेंगे। तो हम पुनः लगा रहे हैं 11वें में 3 बराबर x3 प्लस x1 बटे 2। दूसरा हम y वाला भी यहाँ लिख लेते हैं, ऋण 2 बराबर y3 प्लस y1 बटे 2। कारण लिखना है मध्य बिंदु सूत्र से। फिर तिर्यक गुणा का निशान लगा दो, हम डायरेक्ट तिर्यक गुणा करके समीकरण बना रहे हैं। तो समीकरण जब बनाओगे तो उसको हमें डायरेक्ट लिखना है 6 बराबर x3 धन x1, और 13वें नंबर पर ऋण 4 बराबर y3 धन y1। इन दोनों का कारण लिख सकते हो 11 से, हमने कहाँ से लिखा है। ये दोनों का भी कारण लिख सकते हो, हमने यहाँ से 8 से लिखा है तिर्यक गुणा करके। नेक्स्ट और हमारा अभी यहाँ चल रहा है बिंदु ए, मध्य बिंदु है D2 D3 का। तो यहाँ पर भी हमारा सूत्र लगेगा, ये x है ये y है, तो 5 बराबर होगा x3 प्लस x2 बटे 2, और 6 बराबर होगा y3 प्लस y2 बटे 2। तो हम यह नंबर लिखते हैं आगे का 14वें नंबर पर 5 बराबर x2 प्लस x3 बटे 2, और 6 बराबर y3 प्लस y2 बटे 2। कारण इसका होगा मध्य बिंदु सूत्र से। अब तिर्यक गुणा का निशान लगा देते हैं, हम तिर्यक गुणा कर रहे हैं डायरेक्ट। तो 15वें नंबर पर आएगा समीकरण, इसलिए 10 बराबर x2 प्लस x3, और 16वें नंबर पर 6 दूनी 12, 12 बराबर y3 प्लस y2। दोनों का कारण आएगा हमारा कथन 14 में हमने तिर्यक गुणा किया, उससे ये समीकरण प्राप्त हो गए। तो हमें सारे समीकरण प्राप्त हो गए हैं। यहाँ पर x1 x वाले समीकरण एक साथ जोड़ते हैं हम, x1 प्लस x2 बराबर 2 है। दूसरा हमारा यहाँ पर है x1 प्लस x3 बराबर 6 है, x2 प्लस x3 बराबर 10 है। तो ये सारे पहले x वाला समीकरण जोड़कर निकाल लेते हैं। तो हम जोड़ रहे हैं इसको एक तरफ, x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x3। ये x1 प्लस x2, ये x1 प्लस x3, और ये x2 प्लस x3। उसका मान हम रखेंगे 2 धन 6 धन 10। कारण लिख देते हैं 9 धन 9 के संगत पक्षों, 12 के संगत पक्षों और 15 के संगत पक्षों को हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर 18 नंबर पर, इसलिए x1 चेक करो 2 है, x2 2 है, ये x1 है हमारा, और ये x2 है, और ये x3 है। तो सब 2 2 आ रहे हैं। तो 2x1 धन 2x2 धन 2x3 बराबर है 18। संगत पक्षों में भाग देंगे तो x1 धन x2 धन x3 बराबर हो गया 9। कारण लिखना है 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर। अब
हम क्या करते हैं, ये हमारा एक समीकरण आ गया है, इसमें हम एक एक समीकरण का मान रखते जाते हैं, एक एक समीकरण का मान रखना है। तो जैसे हम नंबर 9 जो है x1 प्लस x2 का मान यहाँ रखेंगे, तो यहाँ देखो ये x1 प्लस x2 है, x1 प्लस x2 का मान क्या है, ऊपर 2 है, तो 2 रखेंगे तो x3 का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए 2 धन x3 बराबर 9, कारण लिखेंगे 9, समीकरण 9 का मान 19 में रखने पर, ये हमने कारण दे दिया। इसलिए x3 बराबर हो गया 9 ऋण 2 बराबर हो गया, पक्षांतर कर दिया 7, हमारा x3 आ गया 7। अब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण रखते हैं x3 प्लस x1। तो पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं। 22वें में x1 प्लस x3 प्लस x2 बराबर 9, ये हमारा 19 से हमने लिख दिया, थोड़ा आगे पीछे कर दिया। तो अब हम मान कौन सा रखने जा रहे हैं, x1 प्लस x3, 12वें का मान यहाँ रख रहे हैं, तो 23वें में हो जाएगा x1 प्लस x3 हमारा कितना है 6 धन x2 बराबर है 9, कारण लिखना है 12 का मान 22 में रखने पर। तो 24वां हमारा आ जाएगा x2 बराबर 9 ऋण 6 बराबर 3, x2 आ गया, x3 आ गया हमारा। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं समीकरण। अब नेक्स्ट हम क्या रखेंगे, x2 प्लस x3 रखेंगे, तो ये है ही हमारा समीकरण x1 प्लस x3 प्लस x2 बराबर 9, 19 से। अब इसके अंदर हम किसको अंडरलाइन कर रहे हैं, x2 प्लस x3 बराबर 10 रखेंगे, तो x1 का मान आएगा, इसलिए x1 धन 10 बराबर है 9, ये मान रख दिया। कहाँ से हमने रखा 10, 15 का मान 25 में रखने पर। इसलिए 27 पे आएगा x1 बराबर 9 ऋण 10 बराबर ऋण 1। तो x1 x2 x3 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी तरह से हमें y1 y2 y3 को भी जोड़ना है, तो हम उसके पास जोड़ने चलते हैं 28वें पे। y1 प्लस y2, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर प्लस y3 प्लस y1, और नेक्स्ट हमारा क्या है प्लस y3 प्लस y2 बराबर, संख्या में क्या आएगा हमारा यहाँ पर ऋण 4। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा y3 प्लस y2 हमें क्या मिला है 12 धन 12, कारण लिखेंगे 10 13 और 16, 10 धन 13 धन 16, ये संगत पक्षों को हमने जोड़ दिया, तो ये 29 पर हमारा आ रहा है 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3, ऋण 8 धन 12, 12 में से 8 जाएगा 4 उत्तर आ जाएगा, और भाग दे देंगे 2 से, तो नंबर 30 पर समीकरण आ रहा है y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर है 2 से भाग देने पर। अब हम एक एक मान रखते जाते हैं, तो y1 प्लस y2 का मान क्या है -4 है, तो यहाँ पर y1 प्लस y2 का मान रखेंगे -4 धन y3 बराबर है 2,
कारण इसका आएगा हमारा 10 और 30 से, तो इसलिए 32 पर y3 आ जाएगा 2 धन 4 6। नेक्स्ट हम अब कौन सा मान रखेंगे, y3 प्लस y1। y3 प्लस y1 का मान, ये y3 और ये y1 है, उसकी जगह पे हम ऋण 4 रखेंगे, तो ऋण 4 धन y2 बराबर है 2। कारण होगा किस नंबर से हम ले रहे हैं, हम 13 और 30 से, 13 का मान हम 30 से में रख रहे हैं, तो 34 पर हम लिख सकते हैं, इसलिए y2 बराबर हो गया 2 धन 4 6, तो y3 6 y2 6 हो गया। नेक्स्ट हम अभी 35 पे इस मूल इक्वेशन है y1 y2 y3 में हम अगला आप कौन सा मान रख रहे हैं, y3 y2। ये जो y3 है y2 उसमें हम 12 रख रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा y3 y2 की जगह पे रखना है, तो y1 बचा है, y3 y2 12 है बराबर 2 है। हम कारण लिखेंगे 16 एंड 30 से, तो 36 पर आ गया, इसलिए y1 बराबर है 2 ऋण 12 ऋण 10। तो अब हम निर्देशांक बनाते हैं कि क्या क्या संभव निर्देशांक हो जाएंगे, तो इसलिए बिंदु D के सभी संभव जोड़ियां इस प्रकार हैं। पहला जोड़ी x1 y1 माने हैं बराबर होगा, तो x1 हमारा कहाँ पर है, हमने कहाँ निकाला है, x1 हमारा यहाँ पर है -1 और y1 कितना है -10। दूसरा जोड़ी है x2 y2, -1 और -10 कहाँ से लिया है वो भी हम लिख देते हैं 27 और 36 से। और x2 y2 हम लिखने जा रहे हैं, तो x2 ढूंढो यहाँ पर कहाँ पर है, x2 है 3, यहाँ लिखा है हमने 3, और y2 कितना आया है 6, तो ये हम नंबर कहाँ लिख रहे हैं, x2 का 24 और 34, 24 एंड 34 से। और नेक्स्ट हमारा है x3 y3, तो x3 हमने कहाँ निकाला है 7 और y3 कितना है 6, ये नंबर हमने कहाँ से लिया है, x3 हमारा क्या है 21, y3 का हमारा क्या है 32। तो इस तरह से हमारे D के सभी संभव जोड़ियों का निर्देशांक आ चुका है। अगर बिंदु D यहाँ पर होता है तो उसका निर्देशांक ऋण 1 ऋण 10 होगा और ये चतुर्भुज तैयार होगा, और अगर बिंदु D यहाँ पर होता है तो उसका निर्देशांक 3 6 होगा और इस तरह से समांतर चतुर्भुज तैयार होगा, और यदि बिंदु D इस तरफ होता है तो उसका निर्देशांक 7 6 होगा और वो इस तरह से तैयार होगा। तो ये हमारा उत्तर है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण सवाल हमारे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 के पूरे हो गए हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से, और ये सारे सवाल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।